हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू कॉन्सेप्ट्स बाय इशिता। सो टुडे हम कवर करने वाले हैं वर्कर्स एंड पीजेंट्स। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली वर्कर्स एंड द पीजेंट टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो परसेंटेज जो है पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कौन बनाता है? वर्कर्स और पीजेंट। ठीक है, while the worker largely belong to the exploited section, जो वर्कर्स होते हैं वो लार्जली कौन से सेक्शन से बिलोंग करते हैं? एक्सप्लॉइटेड। एक्सप्लॉइटेड का मतलब क्या है कि भाई वो कहीं ना उनके साथ जो है बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है उनका। ठीक है, द पीजेंट कंसिस्ट बोथ ऑफ द पुअर एंड रिच। जो पीजेंट्स हैं वो दोनों क्लास से बिलोंग करते हैं। पुअर पुअर पीजेंट कौन हो गए? जो जिनके पास जो अपनी जमीनें नहीं है, ठीक है, दूसरों के खेतों में वो एज ए लेबर वर्क कर रहे हैं। रिच सेक्शन कौन सा हो गया? पीजेंट्स में फार्मर भी रिच होते हैं, जैसे कि जिनके पास बहुत ज्यादा एकड़ बीघे में लैंड है, ठीक है, किसी और से वो खेती करा रहे हैं, ठीक है, वो ऑनर है और कोई और पे उनकी जो जमीन है उस पर खेती कर रहा है, ठीक है, फसल जो है बो रहा है और उनको इन रिटर्न में क्या दे रहा है? पैसे दे रहा है। ठीक है, अभी जो दोनों ही ग्रुप्स हैं कि इन्वॉल्व है कलेक्टिवली कलेक्टिव एक्शंस में। कैसे कलेक्टिव एक्शन? यानी कि जो ये इश्यूज फेस कर रहे हैं, ठीक है, सोशल पॉलिटिकली इकोनॉमिकली, उन उनको उन इश्यूज को ही सामने रखते हुए किस चीज में इन्वॉल्व है? बहुत सारे मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है अपनी डिमांड को पूरी करवाने के लिए। इसके मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। वर्कर एंड पीजेंट जो है दोनों अलग अलग क्लासेस हैं और ये मेजर जो है प्रोपोर्शन इंडिया का इंडियन सोसाइटी का कंसिस्ट करती है। नेक्स्ट इज जो वर्कर्स हैं वो लार्जली जो है एक्सप्लॉइटेड सेक्शन, ये पुअर पुअर जो एक तरीके से क्लास है उससे आते हैं। ठीक है, हालांकि जो पीजेंट्स हैं वो दोनों क्लास से आते हैं, पुअर और इस सेक्शन से। ठीक है, और ये दोनों ही जो है अपनी डिमांड्स को लेकर, ठीक है, जो भी इश्यूज ये एक सेकेंड, जो भी इश्यूज ये फेस कर रहे हैं पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सोशली, ठीक है, अपनी डिमांड्स को फुलफिल कराने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स में टाइम टू टाइम इन्वॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्कर्स मूवमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये वर्कर जो क्लास है पूरी किस टाइम से इंडिया में आई? ठीक है, तो इंडिपेंडेंस से पहले के टाइम आप देखोगे तो ज्यादातर जो होता था इंडिया में एग्रीकल्चर था, ठीक है, यानी खेती थी। ठीक है, उसी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलता था। उसके बाद क्या है, जब इंडिया को कॉलोनी बनाया गया बाय ब्रिटेन, ठीक है, तब इंडस्ट्रीज आनी सेटअप होनी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये सब जो है जब कॉलोनी बनी थी ना तभी हुआ था, उससे पहले जो है ऐसा जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थी और वर्किंग क्लास जो थी ये बहुत ज्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन में थी। ठीक है, उसके बाद से जो ये वर्किंग क्लास है बहुत ज्यादा बिग प्रोपोर्शन में हो गई इन इंडिया। ठीक है, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी। 19th सेंचुरी से ये ग्रोथ और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि रेलवेज आ गया, पोस्ट पोस्ट सिस्टम आ गया, टेलीग्राफ नेटवर्क आ गया, प्लांटेशन माइनिंग माइनिंग सिस्टम आ गया। ठीक है, इसलिए अब जो है लेबर मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुए? ठीक है, वर्क अगर कोई भी पर्सन है वो मूवमेंट क्यों करेगा या रेबल क्यों करेगा? क्योंकि कुछ ना कुछ वो इशू फेस कर रहा होगा, है ना, उसी कुछ डिमांड्स होंगी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनाइज वर्कर हैं, देखो ऑर्गेनाइज वर्कर उनको कहते हैं जो किसी ना किसी यूनियन से, ठीक है, अफिलेटेड है, किसी ना किसी यूनियन के जो है मेंबर है। ठीक है, और वो अपनी राइट्स के बारे में अवेयर है। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज वर्कर कहते हैं। अब ऑर्गेनाइज वर्कर की यूनियन जो थी, एक मेजर यूनियन, वो क्या थी 1920s के टाइम पे? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, एआईटीयूसी, जो कब बनी थी? 1920 में बनी थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज सारी ऑर्गेनाइजेशन की इन ऑल द प्रोविंस ऑफ इंडिया, जितने भी इंडिया में प्रोविंस, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, मद्रास प्रेसिडेंसी था। ठीक है, जब हमारा पार्टीशन हुआ था उससे पहले जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऐसे बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ऐसे प्रोविंस में जो है इंडिया डिवाइडेड था। ठीक है, अब इनके जो भी इकोनॉमिकली सोशल पॉलिटिकल इश्यूज थे, मैटर थे, ठीक है, जो भी इश्यूज ये फेस कर रहे थे, अपनी जो इनकी वर्किंग कंडीशन थी उससे रिलेटेड, उसको लीडरशिप किसने प्रोवाइड की? एआईटीयूसी ने। ठीक है, अब जो मॉडरेट्स थे उन्होंने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अब देखो मॉडरेट्स कौन थे मैं ये बता देती हूँ। जो कांग्रेस थी ना, सी से डिनोट करते हैं कांग्रेस को। कांग्रेस में जो है दो टाइप के लोग थे, एक थे एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, अगर किसी के पास हिस्ट्री है तो उसे पता होगा, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और एक थे मॉडरेट्स। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो पर्सन्स थे या वो ग्रुप ऑफ पीपल था जो अपनी बात को जो है मनवाना पसंद करते थे थ्रू मूवमेंट्स। ठीक है, वायलेंस से। ठीक है, कि हम लड़ मर के जो है अपनी जो डिमांड्स है वो फुलफिल करा लेंगे। मॉडरेट्स थे जो पीसफुली, ठीक है, कि हम जो है हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है पिटिशन फाइल कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं अपनी डिमांड्स के लिए, अपने राइट्स के लिए। ठीक है, लड़ना वो ज्यादा
उनकी आइडियोलॉजी नहीं थी बेसिकली। तो जो ये मॉडरेट्स वाला ग्रुप था, इन्होंने जो है एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन। अभी जो 1930s का पीरियड था, ठीक है, ये ज्यादा फेवरेबल पीरियड नहीं था। क्यों फेवरेबल पीरियड नहीं था? क्योंकि इस टाइम पे दो जो है मेजर मूवमेंट चलाए गए, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस एंड बॉम्बे टेक्सटाइल स्ट्राइक, और दोनों में ही जो है ये फेल हो गई, दोनों ऑर्गेनाइजेशन, एआईटीयूएफ भी एंड जो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन थी, ठीक है, ये भी। हम जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसने जो है डिवाइडेड द ट्रेड यूनियन लीडर्स। अब ये जो ट्रेड यूनियन के लीडर्स थे, इनको आइडियोलॉजी बेसिस, ठीक है, डिवाइड कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने, ठीक है। जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो आर्ग्यू करने लगे कि दैट नाजी अटैक ऑन सोवियत यूनियन इन 1941, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जर्मनी है ना, यूएसएसआर, इन सबके बीच में, द कैरेक्टर ऑफ द वॉर हैड चेंज फ्रॉम द इंपीरियलिस्ट वॉर टू पीपल वॉर, यानी अब लोग जो है आपस में लड़ने लगे हैं, ठीक है। अब ये इतना साथ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बात को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर ये फलान ढिमका नहीं, हमें जो मेन फोकस करना है चैप्टर से, जो क्वेश्चन भी आता है वो यही आएगा कि वर्कर मूवमेंट क्या था। तो आपको इंट्रोडक्शन में ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे पूरी स्लाइड दी हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि मॉडरेट्स ने कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फर्स्ट आपको बताना है कि जो है मेजर कौन सी थी, एआईटीयूसी थी। उसके बाद जो मॉडरेट्स थे, उन्होंने एआईटीयूएफ बनाई, ठीक है। उसके बाद ये पॉइंट आप स्किप कर देना। उसके बाद जो इनकी डिमांड्स है मेन, ये जो वर्कर मूवमेंट था, इनकी डिमांड क्या थी, मेन डिमांड क्या थी इनकी, कि ये स्ट्राइक कर रहे थे वेजेस, जो इनकी सैलरी है उसको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट इज बोनस इनको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। पर्सनल लीव दी जाए, ठीक है। कि पहले क्या होता था कि 7 डेज है अगर, तो 7 डेज ही काम रहता था। जैसे अभी क्या संडे को छुट्टी होती है ना, या अगर कोई हॉलीडे है, अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है तो सबकी छुट्टी होती है ना, फैक्ट्रीज वगैरह बंद रहती है। बट पहले क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता था, हर दिन काम, ठीक है। एंड आवर्स ऑफ वर्क, ये भी क्या है, 8 9 to 10 5 जॉब है ना, 9 to 6 जॉब है। पहले क्या होता था, बहुत ज्यादा वर्किंग आवर होते थे, 16 16 घंटे जो है लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। और वायलेंस ऑफ अब्यूजिव नेचर इन वर्क प्लेस, यानी जो वर्कर्स हैं उनको बहुत पूरी तरह से ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो ये सब इनकी मेन डिमांड्स थी। द वर्कर टेक रिकॉर्स टू वेरियस टाइप ऑफ कलेक्टिव एक्शन। अब इन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स अपनाए अपनी डिमांड को फुलफिल कराने के लिए। पहला है स्ट्राइक, सत्याग्रह मूवमेंट, हंगर स्ट्राइक्स, बांध, हड़ताल, ठीक है, घेराव, डेमोन्स्ट्रेशन, मास कैजुअल लीव, यानी बहुत मास लेवल पे जो है काम पर नहीं आना, लेबर्स का काम पर नहीं आना, ठीक है। कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इन्होंने बिजली तक की जो सप्लाई है वो बंद करवा दी थी, ठीक है। ये कुछ मेथड्स हैं। अब ये सब मेन है, ये मेन बॉडी में आपको लिखना जरूरी है कि क्या डिमांड्स थी, क्या मेथड्स इन्होंने अपनाए, ठीक है। फिर पोस्ट कॉलोनियल पीरियड, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस के बाद वाला जो पीरियड है, ठीक है। तो उस टाइम पे नेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा था, नेशनल लेवल पे क्या हो रहा था, जो हाई होप्स थी वर्कर की वो शटर हो गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्यों शटर हो गई थी? ये जो नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी ना, आईएनटीयूसी, इन्होंने क्या है कुछ प्रॉमिस किए थे वर्कर्स से, ठीक है, कि हम क्या है आपकी डिमांड्स फुलफिल कर देंगे, जो भी आपकी डिमांड है ना इसको हम फुलफिल करेंगे, बट इन रिटर्न व्हाट दे वांट, इन रिटर्न उनको क्या चाहिए था, उनका सपोर्ट, ठीक है। इंडिपेंडेंस जो वॉर चल रहा था, ठीक है, उसमें जितने भी मूवमेंट हो रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस हो गया या और भी जो अदर मूवमेंट हो गए इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें ये जो आईएनटीयूसी थी, जो कांग्रेस की यूनियन थी पूरी, इन्होंने सपोर्ट मांगा वर्कर से कि अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे तो आजादी के बाद जब ये जो अंग्रेज हैं ये चले जाएंगे, हम क्या करेंगे, आपकी जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है। द प्रजा सोशलिस्ट पार्टी स्टार्टेड द हिंद मजदूर सभा इन 1948। अब ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो आजादी के बाद बनी, ठीक है। सब रेडिकलिस्ट हैज फॉर्म द यूनियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1949, ठीक है। तो 1964 when there was a division in the Communist Party of India and Communist Party of India Marxist was born, this led to a split in communist control AITUC as well। यानी कि देखो जो ट्रेड यूनियन थी ना, इसमें भी हमें स्प्लिट देखने के लिए मिला, ठीक है। जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो अलग हो गए, और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो अलग हो गए। इसमें भी देखो सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है याद रखने का सच इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तीन भी याद कर लो वो बहुत है बस। कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी याद कर लिया, द इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस याद कर लिया, ठीक है।
दो या तीन इसमें से याद कर लेना, नेशनल लेवल पे ये थी। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रोविंशियल लेवल पे, यानी कि बिल्कुल एकदम लोकल लेवल पे क्या चल रहा था। तो अनदर रिमार्केबल डेवलपमेंट ऑफ 1960 वाज द बर्थ ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ द रीजनल पार्टीज। यानी रीजनल लेवल पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना, जैसे कि डीएमके थी, एआईडीएमके थी मद्रास में, तो इन सब ने भी क्या कर ली थी, ट्रेड यूनियन सेटअप कर ली थी। ठीक है, अब देखो एक जो हिडन माना जाता है कि एक हिडन क्या कॉन्सेप्ट था, क्यों इन्होंने जो है ट्रेड यूनियन सेटअप की, तो एक रीजन भी था वोट के लिए। ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस होने थे, इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शन तो होने ही थे ना, तो जो रीजनल लेवल पे जो पार्टीज थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वर्कर्स का सपोर्ट किया, ट्रेड यूनियंस बनाई, उनके जो डिमांड्स है, उनकी जो इश्यूज है, उनको फोर फ्रंट रखा। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेड यूनियन विदाउट पॉलिटिकल अफिलिएशन। अब ऐसी ट्रेड यूनियन जो जिनका पॉलिटिकली कोई नाता नहीं था। ठीक है, द लीडरशिप ऑफ दीज यूनियन, अब इनकी लीडरशिप कौन प्रोवाइड करता है, लार्जली कम फ्रॉम एजुकेटेड मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास में जो एजुकेटेड लोग थे वहां से इनकी लीडरशिप आती है, जैसे इंजीनियरिंग मजदूर सभा लेड बाय आरजे मेहता। ठीक है, sorry, Datta Samant started a number of unions like Association of Engineering Worker, मुंबई जनरल कामगार यूनियन, महाराष्ट्र गिरनी कामगार यूनियन। ठीक है, ये सब कुछ यूनियंस है, इसमें से आप दो याद रख लेना, बहुत है। ठीक है, प्रोविंशियल लेवल से दो, और फिर ट्रेड यूनियन विदाउट पॉलिटिकल एफिलिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है सेवा, ये याद होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हम सारा मेल डोमिनेटेड पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जो सिर्फ वुमेन के राइट्स के लिए बात कर रही थी। ठीक है, जिसको किसने फॉर्म किया था, एला भट्ट ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्ट्राइक्स एंड डिमांड, क्या क्या जो है स्ट्राइक्स चली, क्या क्या उनकी डिमांड थी। पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ठीक है, जो कि ट्रेड यूनियन ने किया था, जो कि एफिलिएटेड नहीं थी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, वो क्या था, टेक्सटाइल वर्कर स्ट्राइक ऑफ 1982 इन मुंबई। ठीक है, जो वर्कर्स थे टेक्सटाइल वर्कर मुंबई के, वो इंडेफिनिट स्ट्राइक पे चले गए कि भाई हम तब तक धरने से नहीं उठेंगे जब तक हमारी डिमांड्स क्या है, फुलफिल नहीं की जाएंगी। ठीक है, अब इनकी डिमांड्स क्या थी, वर्कर इंक्लूड हायर वेजेस। ठीक है, मेकिंग द बादली, बादली का मतलब क्या है कि भाई हमें जो है टेम्पररी से बदली करवानी है अपनी परमानेंट में, हमें परमानेंट जॉब चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, वर्कर को परमानेंट किया जाए, अलाउंस फॉर लीव, लीव दिया जाए, और जो वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, अपने घर से फैक्ट्री तक आने का जो ट्रेवल कर रहे हैं वो पे किया जाए। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या थी, ये जो ट्रेड यूनियंस थी ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाई। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो हताश हैं। ठीक है, वो खुश नहीं है, इतना मूवमेंट करने के बाद भी लिमिटेशन क्यों थी, कि सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। स्टिल अभी भी आप देखोगे ना इंडिया में नाउ डेज भी जो एग्रीकल्चर है वो बहुत परसेंटेज जो है कंसिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सम वर्कर आर नॉट इंटरेस्टेड, यानी कुछ वर्कर्स ऐसे थे जो जिनको इन सब चीजों से कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, अब क्यों इंटरेस्ट नहीं था, देखो अब ये जो ट्रेड यूनियंस है ना ये भी तो पैसे से चलती हैं। ठीक है, पैसे से कैसे चलती हैं, इन द सेंस कि अगर हम जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी तो थोड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो जो वर्कर्स होते थे उनको मेंबरशिप भी तो देनी पड़ती थी ना अपनी, कि हमें अगर इस यूनियन से एफिलिएट होना है या हम इस यूनियन के साथ खड़े हैं, तो उन्हें एक मेंबरशिप भी स्मॉल अमाउंट में देनी पड़ती थी, और कुछ लोग वो नहीं देना चाहते थे, तो इसीलिए भी जो है कुछ वर्कर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। वेरियस वर्कर यूनियन, ठीक है, अब बहुत सारी वर्कर यूनियन बन गई थी, ट्रेड यूनियंस बन गई थी, तो किसमें जाएं। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन था लोगों में, तो लिमिटेशन पता होना वेरी इंपॉर्टेंट, एक दो तीन मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मतलब क्या, अभी तक हमने क्या देखा, जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे हैं, वर्कर्स का मूवमेंट। अब हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट की, कैसे जो किसान है उनको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, पीजेंट आर दोज एग्रीगेटिंग क्लासेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। ठीक है, पीजेंट क्लास क्या है, जो मेनली किस चीज से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से। ठीक है, इन द बैकवर्ड एंड फ्यूडल एग्रीकल्चर दे कल्टिवेटेड लैंड एज अ टीनेम। देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो गरीब जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो अमीर फार्मर्स हैं, ठीक है, जो लैंडलॉर्ड्स है, बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं, उनके जो खेत हैं उन पे काम करते हैं। ठीक है, और उनके रिटर्न में उसको क्या मिलते हैं, उनको क्या मिलते हैं, वेजेस मिलती हैं। ठीक है, देख सकें आगे का पार्ट जो है मैंने सोचा कि बुक से ही जो है ले लेते हैं, बिकॉज पीपीटी बहुत बड़ी हो रही थी और आगे का पार्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्मॉल एंड पुअर पीजेंट। ठीक है, तो सेवरल पीजन मूवमेंट बोथ इन प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि बहुत सारे पीजन मूवमेंट किए गए हैं, इंडिपेंडेंस से पहले भी जब हमें आजादी नहीं मिली थी, और इंडिपेंडेंस के बाद भी जब हमें आजादी मिल गई, क्योंकि कंडीशंस में कोई भी सुधार नहीं आया। अब एग्जांपल्स क्या है देखो,
बिफोर इंडिपेंडेंस की एग्जांपल क्या है, उद मूवमेंट यूपी में हुआ था, खेड़ा बारदोली गुजरात, ये तो सब जानते हैं, सबने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, ठीक है। चंपारण बिहार मूवमेंट भी, एंड मोपला रेबिलियंस, ठीक है। मेन एग्जांपल जो पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस के बाद मूवमेंट हुआ है, वो क्या है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में हुआ है, तिकबगा मूवमेंट हुआ है, नक्सलीट मूवमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब जो पीजन थे प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, देखो क्या होता था कि उनकी कंडीशन जो थी बहुत ज्यादा खराब थी, सोशल भी और इकोनॉमिक भी, ठीक है। क्यों खराब थी? जो लैंडलॉर्ड होते थे वो क्या करते थे, जो पीजेंट उनके लैंड पे काम कर रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे, ठीक है, अपने लैंड पे काम करने करवाने का, ठीक है। कि अगर तुम हमारे लैंड पे काम करना है, तुम्हें अगर खेती बाड़ी करनी है, तो तुम क्या दो, हमें बहुत ज्यादा टैक्स दो, ठीक है। लैंडलॉर्ड हो गई, लैंडलॉर्ड का कैसे हो गया, लैंडलॉर्ड ऐसे एक्सप्लॉइट करते थे, तो जमींदार का काम क्या था, जमींदार क्या करता था, टैक्स कलेक्ट करके किसको देता था, जो ब्रिटिशर्स थे, ऑफिसर्स होते थे उनके, उनको देता था ब्रिटिशर्स को। तो जमींदार कैसे एक्सप्लॉइट करता था, जमींदार सबसे टैक्स लेता था, जितने भी फार्मर्स हैं सबसे टैक्स लेता था, चाहे किसी की जमीन है चाहे किसी की नहीं है, ठीक है। जमींदार क्या करता था, सबसे टैक्स लेता था, हाई टैक्स लेता था, ठीक है। कुछ अपने पास रखता था और बाकी का जो है किसको दे देता था, सरकार को दे देता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब जब क्या हुआ, बाई चांस मान लो अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, फसल खराब हो गई, अब वो टैक्स कहाँ से देंगे, ठीक है। स्टिल जो है जमींदार फोर्स कर रहा था पीजेंट को मार पीट करके, ठीक है, कैसे भी कैसे करिए कि मुझे टैक्स दो। तो जो फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, मनी लेंडर के पास जाते थे। मनी लेंडर कौन होता था, जैसे आज के टाइम पे लोन एजेंसी कंपनी ना, ऐसे। तो मनी लेंडर क्या कराता था, पैसे प्रोवाइड करा देता था उनको, ठीक है, और वो टैक्स भर देते थे, ठीक है। फिर फसल खराब हो गई, ठीक है, या अगर फसल हुई तो इतनी अच्छी नहीं हुई, ठीक है, खाली उन्होंने टैक्स दे दिया, वो जो मनी लेंडर के पास जो ब्याज चल रहा है वो नहीं दे पाए, तो वो पूरे एक लूप में फंस जाते थे एक्सप्लॉइटेशन के, ठीक है। तो ये थी प्री इंडिपेंडेंस वाली कंडीशन की कैसे जो है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो जमींदार थे वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, स्मॉल फार्मर्स को। द पीजन वर रिएक्टेड टू बाय रिवॉल्टिंग, अब जब भाई एक्सप्लॉइटेशन होगा तो पीजन रिएक्ट भी तो करेंगे। अब पीजन्स ने क्या किया, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट और लैंडर्स के अगेंस्ट, ठीक है, और जो कॉलोनियल स्टेट था, इंडियन ब्रिटिशर्स थे, उनके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया, ठीक है। जैसे कि बाबर रामचंद्र थे, इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करी उत्पीड़न मूवमेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज द पीजन इन द रिवोल्ट, द कांग्रेस स्टार्टेड। देखो 1920s के टाइम से जो है कांग्रेस ने जो है जो पीजेंट्स होते थे उनकी डिमांड्स को सामने रखना स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट रख दिया, जैसे कि भाई मैंने आपको बताया पहले भी कि उनको जो है मास लोगों की, मास जो पॉपुलेशन है उसकी नीड थी, जिससे वो जो ब्रिटिश सरकार है उसके अगेंस्ट रिवॉल्ट कर सके, उन्हें दिखा सके कि भाई मेजोरिटी ऑफ जनता चाहती है कि आप जो है भारत देश छोड़कर चले जाओ, ठीक है। तो उन्हें सपोर्ट चाहिए था लोकल लोगों का। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन्हें सत्तावना देना स्टार्ट किया पीजेंट्स को कि भाई जो देश आजाद होगा तो हम क्या करेंगे, आपकी डिमांड्स रखेंगे, ठीक है, आपकी जो डिमांड्स है उनको पूरा करेंगे, ठीक है। जो पीजेंट्स थे वो भी उनके साथ जो है खड़े हो गए, ठीक है। बट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसके बाद जो फार्मर्स थे उनको ऐसा लगने लगा कि जो पूरी कांग्रेस पार्टी है ना, सीपी कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं बड़े बड़े मूवमेंट्स, ये सब सिंपैथेटिक है किसके टुवर्ड्स, यानी कैपिटल कैपिटल जो जमींदार लोग हैं, जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं फार्मर्स को, इनकी तरफ जो है ये ज्यादा इंक्लाइंड है, ठीक है। अब ऐसा क्यों लगने लगा, क्योंकि भाई देखो जो मूवमेंट था, ठीक है, वो बहुत ज्यादा मास लेवल पे था। तो जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे उनको सबकी जरूरत थी, चाहे वो अपर क्लास हुई, चाहे वो मिडिल क्लास हुई, चाहे वो लोअर क्लास हुई, ठीक है। क्योंकि जब तक सब एक साथ खड़े नहीं होंगे, ब्रिटिश जो सरकार है वो हिलने वाली नहीं है। तो इसलिए जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने जमींदार का भी सपोर्ट मांगा। तो इसलिए जब उन्होंने जमींदार का सपोर्ट मांगा, वो उनको सपोर्ट करने लगी, तो तब पीजेंट्स को क्या लगने लगा कि भाई ये जो है इनकी तरफ है, ठीक है, किनकी तरफ है, जो जमींदार है, ठीक है, उनकी तरफ। तब जो है पहली ऑल इंडिया किसान सभा जो है फॉर्म हुई 1936 में लखनऊ में, किसकी प्रेसिडेंटशिप में, स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती की, ठीक है। द फाउंडर ऑफ बिहार प्रदेश किसान सभा, एनजी रंगा द पियोनियर ऑफ किसान मूवमेंट इन आंध्र बिकम इट्स फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। कौन बने पहले जनरल सेक्रेटरी, एनजी रंगा, ठीक है। अभी कहा कि लीडरशिप में थे पहले, किसान मूवमेंट जो आंध्र प्रदेश में चल रहा था वहां पे इन्होंने पहले लीडरशिप प्रोवाइड की थी, और ये बने जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा के, ठीक है। अभी पहली ऐसी सभा थी जो खाली किसान की, जो जो किसान है ना, फार्मर्स हैं, उनको कंसिस्ट करती थी, ठीक है।
द कांग्रेस हैड प्रॉमिस्ड रेडिकल इंप्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ द पीस एंड ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन, यानी कि जब इंडिपेंडेंस के बाद इलेक्शन होने थे तो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया कि भाई जो हम कंडीशंस में क्या करेंगे, सुधार करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारे वादे झूठे किए गए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तो जो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन थी बहुत ज्यादा वेंट डाउन कर गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, All India Kisan Sabha was presided over by Acharya Narendra Dev in his presidential address. He emphasized the need. अब जो ऑल इंडिया किसान सभा, अब मीटिंग्स भी होती हैं, तो ऑल इंडिया किसान सभा की जो मीटिंग थी उसको किसने प्रेसाइड किया? आचार्य नरेंद्र देव ने। और वहां पे उन्होंने बोला जो ये ऑल इंडिया किसान सभा है इसका सेपरेशन कांग्रेस से बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कांग्रेस जो है फार्मर्स के लिए काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेजर मूवमेंट था वो था टेक भगा मूवमेंट ऑफ बंगाल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था? द प्रोविंशियल किसान सभा ऑफ बंगाल लॉन्च दिस मूवमेंट। किसने लॉन्च किया था? प्रोविंशियल किसान सभा। और मेनली मेनली क्यों लॉन्च किया गया था? जो शेयर क्रॉपर्स थे वहां के, उनको उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे जोतेदार। ठीक है, कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे? अब आप शेयर क्रॉपर होते कौन है? पहले तो आप ये जानो कि ये लैंड है। ठीक है, इसका ऑनर है ये आदमी। ठीक है, अमन मान लो, अमन इसका ऑनर है। ठीक है, और इसको इस पे उगा रहा है, जो क्रॉप जो उगा रहा है वो है जग्गू मान लो। ठीक है, अब अमन कह रहा है कि जो इस लैंड पे जितना भी आप क्रॉप उगाओगे उसका 50% मुझको दे दोगे। ठीक है, जग्गू से। ठीक है, जग्गू के तो जग्गू कह रहा है नहीं, मैं 50% नहीं दूंगा, मैं तो खाली 1/3 दूंगा। ठीक है, 1/3 ऑफ द पूरे जो प्लॉट पे क्रॉपिंग होगी उसका 1/3 दूंगा, 50% नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस चीज को लेके लड़ाई है। ठीक है, पूरी इस वाले मूवमेंट में कि जो शेयर क्रॉपर्स थे वो चाहते थे कि जो शेयर है क्रॉप का वो 1/3% कर दिया जाए, 50% से घटाकर। ठीक है, अब हुआ क्या? The Middle Peasant provided the bulk of the leaders and they supported the movement up to the end. They hoped that it would culminate into total attack on landlordism when the government resorted to civil repression 1947. अब 1947 में क्या हुआ? इस पूरे मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, कोई भी डिमांड जो है इनकी शेयर क्रॉपर्स की पूरी नहीं की गई, जो पूरा मूवमेंट था उसको सप्रेस कर दिया गया। ठीक है, एक अनदर मूवमेंट हुआ तेलंगाना मूवमेंट। ठीक है, प्रिंसली स्टेट में हैदराबाद के, जिसको रूल कर रहे थे निजाम। ठीक है, अब ये पूरा मूवमेंट क्यों हुआ? ये हुआ जागीरदार, जो जागीरदार होते हैं ना, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट देखो, कहीं पे आपको जमींदार नाम देखने के लिए मिलेगा, कहीं पे जागीरदार, कहीं पे जोतेदार। अलग अलग जो रीजन्स है ना, अलग अलग प्रेसिडेंसी में इनका नाम अलग अलग होता था, बट इनका काम मेन यही होता था कि रेवेन्यू कलेक्ट करके जो ब्रिटिश सरकार है उसको देना। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है डिमांड कर रहे थे फार्मर्स से। ठीक है, तो जो जितने भी फार्मर्स थे, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, वो सब क्या हो गए भाई, इससे नाराज हो गए और इन्होंने क्या कर दिया? रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और धीरे धीरे वो रिवॉल्ट इतना बढ़ गया कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी उन्होंने क्या की, एक गुरिल्ला आर्मी मोबिलाइज की। ठीक है, पुअर पीजेंट की और एग्रीकल्चर लेबर की। ठीक है, जो ज्यादातर ट्राइबल और अनटचेबल लोग थे, और और ये पूरी आर्मी ऑर्गेनाइज करके क्या किया गया? जो बड़े बड़े जमींदार थे ना, उनकी जमीनें छीन ली गई। ठीक है, और जितने लोकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनके घरों को जला दिया गया। मतलब ये बहुत ज्यादा जो है वायलेंट एक मूवमेंट चला गया। ठीक है, और बाद में आके जो है इस मूवमेंट को जो आर्मी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थी उन्होंने इस मूवमेंट को क्रश किया 1951 में। ठीक है, 1967 में एक सेम जो है उस चीज पे मूवमेंट देखने के लिए मिला, यानी कि सेम जैसे इन्होंने किया ना, एक आर्मी मोबिलाइज की, सेम कहाँ पे? नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, इंडिपेंडेंस मिलने के बहुत सालों बाद भी जो कांग्रेस का रूल है वो बहुत ज्यादा जो है डिससेटिस्फाइड रहा, लोगों की जो डिमांड थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो इसलिए क्या किया? दे ज्वाइन जो केरला और वेस्ट बंगाल के जो कम्युनिस्ट थे, द कम्युनिस्ट हैड डन वेल इन बोथ केरला एंड वेस्ट बंगाल, द पर कैपिटा इनकम वाज इन डिक्लाइन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज इन राइज। जो पर कैपिटा इनकम थी वो भी नीचे जा रही थी और जो अनएम्प्लॉयमेंट था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, इसकी वजह से जो वाज ऑन द राइज ऑफ अ यंग ग्रुप ऑफ यंग कम्युनिस्ट, यानी जो यंग कम्युनिस्ट लोग थे। ठीक है, जो यूथ थी उन्होंने जो है ज्वाइन कर लिया नक्सली मूवमेंट। ठीक है, और पूरा जो है एक आर्मी की तरह उन्होंने पूरी तैयार की, और द पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन सीपीआई इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वाज इन द हैंड ऑफ सच कम्युनिस्ट लीडर। ठीक है, there exists disconnect among peasants in such situation. The leader of peasant organization gave a call for establishing the government of peasant committee
ऑर्गेनाइजिंग एन आर्म स्ट्रगल टू एंड द ओनरशिप ऑफ द जोतेदार ऑन लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग। देखो बेसिकली यहाँ स्टार्टिंग से हम समझेंगे, दोबारा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ये वाला तो समझ में आ गया होगा सबका सबको। तो उसके बाद क्या हुआ, नक्सलबारी एक जगह है दार्जिलिंग के डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के बाद भी यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो फार्मर्स थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे कांग्रेस के रूल से। इसकी वजह से जो है कांग्रेस हारती भी है इनके एरिया में, ठीक है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत जाती है, ठीक है, केरला और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बट उनके जीतने के बावजूद भी ऐसा कोई सुधार आता नहीं है। तो वहां के जो लोग हैं, जो वहां की यूथ है, यूथ कम्युनिस्ट थे, ठीक है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की जो यूथ थी पूरी, उन्होंने क्या कर दिया, नक्सली मूवमेंट जो है पूरा ज्वाइन कर लिया। और जो है उन्होंने लोगों को भड़का दिया कि यहाँ पे जो है आर्म स्ट्रगल की जरूरत है, ठीक है। जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट के पूरे जो पीरियड ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो है एक तरीके से गुरिल्ला आर्मी की तरह, जैसे सिमिलरली उन्होंने क्या किया, स्नैच किया था ना लैंड, जाके मतलब पूरा वायलेंट स्ट्रगल कर दिया। और जो जितने भी बड़े बड़े जोतेदार थे, उनके घरों को जाके जला दिया, उनके घर, उनकी जो लैंड थी उनको स्नैच कर दिया, ठीक है। अब इस चीज को कर्ब डाउन करने के लिए जो है पीदन कमेटी बनाई गई, ठीक है। और उसके बाद इस जो पूरे मूवमेंट को शांत किया गया, ठीक है। और ये जो पूरा मूवमेंट था 52 डेज चला था। और जुलाई 1967 में पुलिस बटालियन ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, जिसको किसने भेजा था, अजय मुखर्जी ने भेजा था, जो सीएम थे स्टेट के। उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को फिर सप्रेस करवाया, ठीक है। अब इसका जो इम्पैक्ट है वो कौन से स्टेट्स में पड़ा, यूपी, बिहार, पंजाब, कश्मीर, केरला, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब सेकंड फेज जो लैंड रिफॉर्म्स का था वो स्टार्ट होता है लैंड सीलिंग एक्ट से, ठीक है। अब 1961 में जो सरकार थी वो थी इंदिरा गांधी की, ठीक है। तो लैंड सीलिंग एक्ट बेसिकली यही था कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड है, ठीक है, उनसे उस लैंड को छीना जाए और जो गरीब फार्मर्स हैं या जो गरीब लोग हैं उनमें बांटा जाए, ठीक है। अब रिच पीरियड ऑफ एंड फार्मर मूवमेंट, अब हमने दो टाइप के पीरियड पढ़े थे, पुअर, अब हम देखेंगे रिच फार्मर जो थे उनकी क्या डिमांड्स थी, ठीक है। देख सकते हैं पहले की लीडरशिप कहाँ से आती है, रिच पीजेंट मूवमेंट की, ठीक है। हर स्टेट का जो है एक ना एक जो है यूनियन या लीडर लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब इनकी मेन डिमांड क्या थी, इनकी मेन डिमांड है थोड़ी मार्केट ओरिएंटेड थी। मार्केट ओरिएंटेड इन सेंस कि ये चाहते थे कि जो उनका क्रॉप है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी सब्जी बिक रही है तो उसको क्या मिले, एक रीजनेबल प्राइस मिले, ठीक है, वो बहुत ही दो कौड़ी के भाव पे ना बिक जाए, ठीक है। सब्सिडाइज इनपुट का मतलब क्या, जो मशीन आ रही है कटिंग के लिए, ठीक है, थ्रेशिंग के लिए, तो उन मशीन पे जो है सब्सिडी मिले, ठीक है। लोन मिले फार्मर्स को, इलेक्ट्रिसिटी बिल है उनको कम कर दिया जाए, और वाटर कैनाल चार्ज को कम किया जाए। वाटर कैनाल चार्ज बेसिकली जब इरिगेशन करते हैं फसल को, फसल में जब पानी वगैरह छोड़ते हैं तो उसमें जो है सरकार जो चार्ज लेती है ट्वेल्व वगैरह चलाने का, तो उसमें क्या दिया जाए, रिडक्शन हो जाए उसमें, ठीक है। इस टाइप की कुछ उनकी डिमांड थी। अब जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, with the exception of the Maharashtra, this movement did not raise the problem of small producer. Rather, Ticket has demand scrapping of land ceiling laws and द मिनिमम वेज एक्ट। जो राके ये टिकट थे, इन्होंने डिमांड रखी लैंड सीलिंग लॉस की और द मिनिमम मिनिमम वेजेस एक्ट की, ठीक है। देखो इतना सब याद नहीं रखना, कितने लीडर्स के नाम आप याद रख लोगे, बस आपको याद रखना है कि जो रिच पीजेंट और फार्मर मूवमेंट है, इसमें दो कोई ऑर्गेनाइजेशन याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, इनकी मेन डिमांड क्या थी दोनों में। मैंने उसमें वर्कर पीजेंट में भी यही बोला, इतना ज्यादा याद नहीं करना है। कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करे, आपको सिंपल एक आंसर जो है ठीक से लिखा हुआ आना चाहिए, ठीक है, कि 20 में से एटलीस्ट 16-15 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है। फिर इनके क्या मेथड थे, किस टाइप से ये जो है प्रोटेस्ट करते थे, तो रैली हो गया, सत्याग्रह हो गया, रोड को चक्का जाम कर देना एक तरीके से, ठीक है, गांव बंदी, बैनिंग द एंट्री ऑफ आउटसाइडर इनटू द विलेज, ठीक है, एंड अटैक ऑन द पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उन पर अटैक करना, वायलेंस बेसिकली, ठीक है। अब इनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, जितने भी फार्मर मूवमेंट हुए, जो रिच फार्मर मूवमेंट हुए, इनमें क्या कॉमन था, ये इनकी जो इनकी जो पूरी डिमांड्स थी वो मार्केट ओरिएंटेड थी, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें जो एक मेन नाम देखने के लिए मिलता है वो मिलता है महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि चीफ है उत्तर प्रदेश से, बीकेयू एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके, ठीक है। यहाँ पे भी लिखा होगा इसको इन डिटेल, बीकेयू भारतीय किसान यूनियन। ऐसा बताया जाता है कि ये जो है एक अच्छी खासी जो कम्युनिटी है, जाट उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और और अच्छा खासा मतलब इनका जो स्टेटस है वो अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये जो बीकेयू है भारतीय किसान यूनियन, ये सोशल इश्यूज भी देखती है, जैसे कि डाउरी हो गया, ठीक है, इस टाइप के केसेस। बेसिकली जो जैसे पंचायत में आते हैं ना, पंचायत में केसेस आते हैं ना, जो लोकल लेवल पे, इस टाइप के केसेस भी ये बीकेयू देखती है, ठीक है। अब ये इतना सच इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी पे पीएचडी तो करनी नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम पूरा डीप डाउन पढ़ेंगे।
अब ये देखना है हमें, ये मेन पॉइंट है। द मूवमेंट ऑफ रिच पीजेंट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द प्रेजेंट डे इंडियन रियलिटी, क्योंकि नो पॉलिटिकल पार्टी कैन अफोर्ड टू डिस्प्लीज देम, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है अफोर्ड नहीं कर सकती टू डिस्प्लीज देम। डिस्प्लीज देम का मतलब क्या है, यानी कि ये इनका जो इन्फ्लुएंस है बिग रिच फार्मर्स का पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत ज्यादा है, यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनकी बात माने बिना जो है काम नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि वोट बैंक तो उनका यही हो गया ना, है ना, एक तरीके से। मैनी टाइम दे रिसोर्ट टू स्टॉपेज ऑफ सप्लाई, नहीं बहुत टाइम ये क्या करते हैं, जो कॉमन कम्युनिटीज है, जैसे कि दूध हो गया, शुगर हो गई, ऑनियन हो गया, पोटैटोज हो गए, इनकी डिमांड को जो है रोक देते हैं, सप्लाई ही रोक देते हैं, ठीक है, कि जब तक आप हमारी डिमांड पूरी नहीं करोगे हम पीछे से सप्लाई नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट आया वर्कर और पीजेंट मूवमेंट पे। तो देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1990s के टाइम पे, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, ठीक है। लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरी ओपन अप हो गई, मतलब बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो इंडिया में आके सेटअप हो सकती हैं और प्रॉफिट बना सकती हैं, ठीक है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, सब कुछ जो है गवर्नमेंट होता था, ठीक है। जब रियलाइजेशन आया कि बाहर की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे आके काम कर सकती हैं, ठीक है, प्रॉफिट कमा सकती हैं, तो हुआ क्या, जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा उस टाइम पे डाउन में थी, डाउन में इन द सेंस कि लॉस चल रहा था बहुत ज्यादा, ठीक है। देर हैड बीन अ मार्क डिक्लाइन इन द ग्रोथ ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। लेबर लॉस रिलेटिंग टू जॉब सिक्योरिटी वर चेंज, मेनी वर्कर्स हैड बीन, क्योंकि जब आप एनईपी अपनाते हो ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा सारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है, जो अपनाने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो जब गवर्नमेंट ने उन सेट ऑफ रूल्स को अपनाया तो जो यहाँ की वर्कर, जो पूरी वर्कर यूनिट है या जो पीजेंट यूनिट है वो जो है बहुत ज्यादा नाराज हुई, क्योंकि इनके फेवर में चीजें नहीं थी, ठीक है। अब 1994 में क्या है, गवर्नमेंट ने जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स एंड ट्रेड ये भी साइन कर लिया था, जीएटीटी, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या थी, एज पर कंडीशन ऑफ द जीएटी, डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, वर अंडर ऑब्लिगेशन टू इंड्यूस सब्सिडीज डिसिप्लिन, दे वर बीइंग आस्क्ड टू कीप सब्सिडी टू द फार्मर अप, 10% अप, 10% ज्यादा जो है सब्सिडीज आप दोगे, ठीक है। इस टाइप की जो है शर्तें रखी गई थी, ठीक है। अब इसमें जो है देखो ये लास्ट टॉपिक है, इससे इतना ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो 1990 के रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन से कैसे जो वर्कर्स हैं और पीजेंट है दोनों ही क्या हुए थे, अफेक्ट हुए थे, ठीक है। कैसे अफेक्ट हुए थे, क्योंकि इंडिया क्या है, डब्ल्यूटीओ का मेंबर बन गया था, ठीक है, और डब्ल्यूटीओ ने कुछ शर्तें रखी थी जिसकी वजह से जो यहाँ की वर्किंग यूनिट्स और फार्मर यूनिट्स है वो बहुत ज्यादा क्या थे, नाराज थे, ठीक है। बस इतना याद रखना, ऐसा इससे क्वेश्चन इतना आता भी नहीं है, ठीक है। मेन जो आता है वो इसी से आता है कि वर्कर मूवमेंट क्या था, पीजेंट मूवमेंट क्या था, ठीक है। इससे ही ज्यादा दोनों, इन दोनों पॉइंट से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।